Don't forget to subscribe to my channel. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब 9th क्लास का मैं थोड़ा इसमें रिवाइज कराऊंगी। जो भी 9th क्लास में हमारे पास केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स थे, तो वो 2 चैप्टर्स में थोड़ा मैं पूरा तो नहीं, जस्ट जो हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं कैसे बनाते हैं, तो उसका मैं बेसिक्स लूँगी कि कहाँ से कैसे सब्सटेंस है, कैसा एलिमेंट है, नॉट। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनानी है उसका बेसिक्स, कंपाउंड्स के बारे में बताने वाली हूँ, और एलिमेंट, एटम, ये चीज़ें बेसिक्स। ओके, कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको एज इट इज़ उनको लिया नहीं जाता, उनके कॉमन नेम्स भी हैं। तो कॉमन नेम्स हमें पता होना कंपाउंड्स की ज़रूरी है। कि एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का एटम से। एटम एक तरह का क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर that forms element। ठीक है, तो बेसिकली एटम की डेफिनेशन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी ऑर्डिनरी मैटर का जो फॉर्म करता है एलिमेंट। और मैटर का मैंने जैसे हमने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। गैशियस टाइप के, ठीक है, लिक्विड टाइप के, और एंड में सॉलिड टाइप के। ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे मैटर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या है, एटम इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्डिनरी मैटर का। ठीक है, और जो फॉर्म करता है एलिमेंट, और एलिमेंट भी कौन सा, केमिकल वाला एलिमेंट। केमिकल वाला एलिमेंट, केमिकल वाला एलिमेंट मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ हम लिक्विड की, यहाँ पे मैटर में हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की। ठीक है, तो इतना समझ आ गया एटम की डेफिनेशन कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, एलिमेंट का। और एलिमेंट की आगे डेफिनेशन क्या है इसकी, कि ये एक इट कांट बी डिकम्पोज into smaller particles। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट एक तरह का एक सब्सटेंस होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते छोटे सब्सटेंसेस में। ठीक है, तोड़ के हम छोटे सब्सटेंसेस में इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो ऐसा एक सब एलिमेंट, एक ऐसा क्या है, एक सब्सटेंस है। एलिमेंट एक सब्सटेंस है जिसको हम कांट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स, जिसको हम स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब एटम की एक तरह से, यहाँ पे डायग्राम भी है इस तरह से। अगर बनाऊँ तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा गोल नहीं है पर लिटिल बिट गोल है, कि इस तरह से ये हमारा इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है एटम का। इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसके आसपास इस तरह से नेगेटिव चार्ज सराउंड हो रहे होते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से P से, और ऊपर पॉजिटिव के साइन से, और इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे E से और ऊपर नेगेटिव के साइन से। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये स्ट्रक्चर है एटम का।
और ये उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं तरबूज तो सारे खाते हैं, ठीक है, घरों में। तो तरबूज का जो, मान लो कि तरबूज का जो शेप है वो एटम है, और उसके अंदर जो बीज है वो सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और उसका जो सेंटर है दैट इज, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन। तो इस तरह से हम एटम का स्ट्रक्चर किसी वो फ्रूट के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, फ्रूट के स्ट्रक्चर से भी, ठीक है, फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है। तो बस फ्रूट वेजिटेबल क्या, तरबूज से मैंने कर दिया, तो दैट्स इनफ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है एलिमेंट्स की, वो टोटल कितनी होती है, जो होनी डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होती है, 2, 8, 18, 32, ठीक है। तो ये एक तरह के इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और ये जो है पहला के वाला शेल, ये एल वाला शेल, ये एम वाला शेल, और ये एन वाला शेल। तो ये जो नीचे के एल एम एन मैंने लिखे हैं, ये क्या है, तुम्हारे शेल्स, जिनमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पहले वाले शेल में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, और देन एन वाले में 32। तो इस तरह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, ठीक है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट अब मान लो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ सोडियम का, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो 11 होता है, उसकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूँगी, 2, 8, 1 से, ठीक है। 2, 8, 1 इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ये 2 + 8 10 और 1 11। तो ये इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी शेल्स में, इस एटॉमिक नंबर की, ठीक है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इसी तरह से अब मैं अगर एक और ले लूँ, हीलियम, ठीक है। तो उसका 2 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसकी तो यहाँ पे ही बस पहले वाले शेल में ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी से रिलेटेड जो आता है, और इसमें जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके जो एंड वाला जो होता है ना, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना याद रखना है कि इसके जो बाहर वाले इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाले में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और उसी से उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, हमारी जो वैलेंसी है वो हमारी निकलती है, वैलेंसी का टॉपिक, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, एक तरह की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे कि अब ये मैंने सोडियम का बताया है, इसके 2, 8, 1 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाला है ये इसके पास फालतू होता है, मतलब फालतू, या तो ये एक जो है इसके पास, या तो ये एक, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, तो 2, 8, 18 फिर 32 आता है। तो यहाँ पे 18 बनाने के लिए इसको 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 17 इलेक्ट्रॉन तो ये ले नहीं सकता, तो इससे बेटर है कि ये अपना एक दे दे, ठीक है। तो ये डोनेट कर दे किसी को, तो ये इसलिए या तो किसी का शेयर कर लेता है, शेयर तो नहीं करता, डोनेट ही कर देता है, ठीक है। जिस वजह से इस पे क्या होता है, सोडियम पे फिर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। जब कोई एलिमेंट अपना एटम, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है दूसरे एलिमेंट को, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, ठीक है। और अगर कोई ले रहा हो
तो उसके ऊपर कौन सा लग जाता है, जैसे कि अब मैं फ्लोरीन का ले लेती हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी 2 7। ठीक है, अब मुझे दूसरे शेल में कितने करने होते हैं, 8 चाहिए होते हैं टोटल। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा कि ये वाला सोडियम अपना एक इसको दे देगा, तो इसके क्या बन जाएंगे 2 8 बन जाएंगे। ठीक है, और इसकी कंप्लीट हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे क्या होगी कि फ्लोरीन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, इस तरह से। तो एफ नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन दिया है अपना किसी को। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क समझ आ गया। नेक्स्ट हम वैलेंसी की बात करें। वैलेंसी से का भी रिलेशन इसी में ही है कि जितना किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी अपने इलेक्ट्रॉन को देने की या फिर इलेक्ट्रॉन को लेने की, फिलहाल तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को देने की ही बात आएगी, लेने की बात नहीं आएगी वैलेंसी के केस में। तो वैलेंसी में देने की बात आएगी, तो यहाँ पे सोडियम कितना दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, यही इसकी क्या बन जाती है, वैलेंसी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो ये दे रहा है, यही इसकी क्या है, वैलेंसी। किसकी, सोडियम की। तो सोडियम की वैलेंसी, वैलेंसी को हम डिनोट करते हैं N से। ठीक है, अब जितने भी एटॉमिक नंबर हैं हमारे 1 to 4 है, 1 to 4 जितने भी हमारे एटॉमिक नंबर हैं, उनकी वैलेंसी एज इट इज ही रहती है N। मतलब उनके आउटर वैलेंस शेल में जितने भी मतलब वैलेंस शेल, मतलब जैसे अब इसमें तो सोडियम में वैलेंस शेल बाहर वाला यही है। ठीक है, तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसमें फ्लोरीन के केस में बाहर वाला ये है। तो इसमें कितने हैं, 7 है। पर वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, वैलेंसी इट इज़ मतलब एक बात याद रखनी है बस, इसमें ही हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर 1 to 4 जो है वैलेंसी, जो जितनी बाहर वाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नंबर होगा उतनी ही इसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, अब वैलेंसी 5 to 8 हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी में डिफरेंस आ जाएगा और उसको 8 - N करेंगे। अब जैसे कि मैंने फ्लोरीन ही लिया है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 है। तो 7 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 5 to 8 के बीच में आ रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, 7 इसकी वैलेंसी नहीं होगी फ्लोरीन की। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पे मैं 8 - 7 करूँगी इक्वल टू 1। तो 1 क्या हो जाएगी फ्लोरीन की वैलेंसी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कनेक्शन है। तो आई होप ये समझ आया हो। तो और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, इसके बाहर वाले जो शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंसी उसी पे ही डिपेंड करते हैं, किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, तो इतना पता लग गया। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, अगर हम वो लें, क्लोरीन लें, ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो फ्लोरीन का 17 होता है, तो ये हो जाएगा 2 8 7। ठीक है, अगर इस 3 वाले में भी 7 होगा बाहर, तब भी हमारी वैलेंसी इसी पे ही आएगी। ठीक है, जब भी कोई नंबर बाहर वाला, एटॉमिक नंबर नहीं, या फिर आप कह लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 है, तब तो एज इट इज़ उसकी वैलेंसी है। अगर 5 to 8 के बीच में है या 5 to 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब हम कह सकते हैं कि उसमें 8 - N करना है, और फिर हमारी क्या आएगी, वैलेंसी। अब यहाँ पे 7 है, फिर हम इसमें 8 - 1 करेंगे, 7 करेंगे, तो हमारी इसकी भी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, क्लोरीन की 1 क्या आ जाएगी इसकी वैलेंसी। और क्लोरीन का भी जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि इसके बाहर इसको भी एक चाहिए अपने कंप्लीट करने के लिए। एक बात और, जो थर्ड शेल होता है ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे मैंने बताया 2 8 18 32, जो थर्ड वाला शेल है
उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें टोटल हम अगर 8 बन जाए तब उसको पूरा मानते हैं, और अगर 18 बने तब भी हम उसको पूरा मानते हैं। तो जो थर्ड शेल है, ठीक है, थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 18 भी हो सकते हैं। तो ये एक तरह का वो है, कॉम्प्लिकेशंस ही है, पर इसको याद रखो। अगर किसी भी एलिमेंट के ऐसे 288 बनते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आर्गोन का होता है 18 आर्गोन, तो इसका मतलब ये क्या है, पूरा स्टेबल है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी है। अगर किसी का 2818 बनता है, ठीक है, तब भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पूरी है, कंप्लीट है, ठीक है। तो ये बन जाएगी 28 की, जो कि निकल होती है, ठीक है। तो इसकी भी हम बोलेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, ठीक है। कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लेते हैं, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है? कंपाउंड ऐसे हैं जो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं। कभी भी जैसे मान लो इसमें हाइड्रोजन है, उसके साथ अगर हम क्लोरीन को अटैच कर रहे हैं, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, HCl, ठीक है। हाइड्रोजन और अगर हम सल्फेट को करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, अटैच करते हैं, कंबाइन करते हैं तो हमारे पास H2SO4 बन जाता है। तो ये क्या है, एक कंपाउंड्स। तो कंपाउंड इस तरह से बनते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट हैं उसमें क्या बोलते हैं, वो मिक्स हों तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है, 2 और मोर जो एलिमेंट्स है कंबाइंड टुगेदर, जिसमें एलिमेंट जो है सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम किस केस में होते हैं, हाइड्रोजन इसके केस में, अगर 2 एलिमेंट सेम कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या देंगे, H2, ठीक है। ऑक्सीजन दोनों सेम कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या देंगे, O2। तो इनको हम बोलेंगे जिसमें 2 आइडेंटिकल सेम एलिमेंट कंबाइन होंगे उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, और जिसमें डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। तो दोनों में डिफरेंस आई होप अब समझ आ गया है। अब मैं डिस्कस करूँगी इम्पॉर्टेंट कैटायंस और एनायंस के बारे, एनायंस और कैटायंस के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही वाले, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कैटायन, एनायंस और कैटायंस के बारे में। एनायंस में सबसे पहले आता है हमारे पास SO4 2 नेगेटिव इस तरह का, तो उसको हम बोलते हैं सल्फेट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, ठीक है, और उसका इस तरह से चार्ज होता है 2 नेगेटिव, ठीक है, मतलब 2 मान लो, इसकी क्या हो गया, 2 नेगेटिव इसका चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सल्फेट हो गया। अब इसके बाद आता है तुम्हारा PO4 3 नेगेटिव, ये है फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन, और ये है सल्फेट आयन, ठीक है। तो फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 और इसका ऊपर चार्ज होता है 3 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट में अभी ये पता होंगे, कैटायंस और एनायंस का पता होगा, तभी इनकी कॉम्बिनेशन में आगे क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी ये हो गया। अब इसके अलावा CH3CO नेगेटिव, ये है एसीटेट का, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन जिसका चार्ज होता है 1 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट कैटायन में इम्पोर्टेंट कौन से होते हैं, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें Al3 पॉजिटिव, ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम
ठीक है। एल्यूमिनियम का ऊपर चार्ज कितना होता है, 3 पॉजिटिव, ये याद रखने वाला है। नेक्स्ट H पॉजिटिव हाइड्राइड आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव, हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन H नेगेटिव होता है, ठीक है। और H नेगेटिव क्या होता है, हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो इतना याद रख लिए, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे हाइड्राइड आयन, और उसको हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, इसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं, नेगेटिव वाले को। नेक्स्ट इसमें ये डिफरेंस है, और इसमें नेगेटिव वाले में और कौन सा आता है, नाइट्रेट, जो इम्पोर्टेंट है, NO3 1 नेगेटिव, ये है नाइट्रेट, ये क्या आ गया हमारे पास, नाइट्रेट आयन, ठीक है। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 और ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, 1 माइनस, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है, एक और है HSO4 1 नेगेटिव, ठीक है। HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट, आयन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है HSO4 1 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कितने हैं, आयन्स हैं, एनाइंस हैं, और ये इम्पोर्टेंट कैटाइंस हैं, और ये जो मोस्टली कॉमन यूज़ होते हैं। और इसमें कॉपर पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर के 2 होते हैं कैटाइंस, वो याद रखने हैं, ठीक है। उसी तरह आयरन के भी होते हैं, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉपर के और आयरन के कैटाइंस होते हैं, इनके 2 होते हैं, आयरन और कॉपर के, और कॉपर के एक पॉजिटिव और दूसरा 2 पॉजिटिव, आयरन का 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, ठीक है। सोडियम हो गया इसमें पॉजिटिव, मैग्नीशियम हो गया 2 पॉजिटिव, कैल्शियम हो गया 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं इसके, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, तो ये सारे जो है मोस्टली यूज़ होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कैटाइंस, ये वाले सारे, और यहाँ पे ये वाले एनाइंस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये माइंड में रखने हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन में हमें इन दोनों कैटाइंस और एनाइंस के कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। हम नेक्स्ट हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स करेंगे। अब हम करेंगे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन। कंपाउंड की फॉर्मेशन में जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बताया था। जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं। अब जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे हाइड्रोजन ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे चलो हाइड्रोजन छोड़ो, कोई और ले लेती हूँ, Ca ले लेती हूँ, कैल्शियम, और एक ले लेती हूँ मैं CO3, ठीक है। अब मैंने जैसे अभी बताया था एनाइंस में कार्बोनेट का जो होता है CO3, ठीक है, कार्बोनेट ग्रुप जो होता है उसका जो चार्ज होता है कितना होता है, 2 नेगेटिव, कैल्शियम का होता है 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि कैल्शियम का 2 पॉजिटिव, इसका 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में तो तुमने फ़र्क देखना ही नहीं है, जस्ट देखना है कि नंबर जो है, नंबरिंग में फ़र्क देखना है। नंबरिंग इसकी 2 है, इसकी 2 है, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली ये Ca2 CO3 वोल्टोइस होना चाहिए, ठीक है। बट ये ऐसा कंपाउंड नहीं बनता, इसके दोनों नीचे वाले सेम है, इसलिए आपस में कट जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है ये CO3 कंपाउंड बन जाता है। तो जहाँ पे भी सेम ऐसे चार्ज आए पॉजिटिव और नेगेटिव के, तो समझ लेना कि वो क्या है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरह से कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं लेती हूँ, ये तो था पहला एग्जाम्पल, दूसरा मैं ले लेती हूँ कोई और।
हाइड्रोजन का ले लूँ, हाइड्रोजन ले लेती हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन ले लेती हूँ और दूसरा ले लेती हूँ सल्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया। अब सल्फेट का मैंने बताया था 2 नेगेटिव होता है, इसका होता है 1 पॉजिटिव, ठीक है। बस ये याद रखना है जो भी कंपाउंड बनेगा आगे वाला क्या होगा, कैटाइन, और पीछे वाला क्या होगा, एनाइन, ठीक है। सल्फेट का जो होता है वो होता है 2 नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन का 1 पॉजिटिव चार्ज। अभी इसका चार्ज इसके नीचे चला जाएगा, इसका चार्ज इसके नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, H2SO4, ठीक है। 4 के नीचे 1, तो 1 इतना दिखेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर से करते हैं, वैनिश कर देते हैं, जिस वजह से ये फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से H2SO4। तो इस तरह से अगर दोनों सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इस तरह से उनके कंपाउंड बन जाते हैं। और अगर वो डिफरेंट हो इस तरह से तो उनके इस तरह से एक दूसरे के नीचे उनके चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 जहाँ पे भी हो वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं इस तरह से, और उसको इस तरह से H2SO4 हमारा फिर कंपाउंड बन जाएगा। और H2SO4 मैंने बताया था अभी क्या, किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, हमारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। सो अब हम करेंगे कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम और उनके केमिकल नेम, ठीक है। और उनके कंपाउंड में या नीचे मैं इसमें लिखूंगी इनके केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला लिखूंगी, ठीक है। और उनके कॉमन केमिकल नेम और एंड में उनका कॉमन नेम। तो सबसे पहले आते हैं हम H2SO4 में। सबसे पहले कंपाउंड का आएगा हमारा H2SO4, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, जिसका केमिकल नेम होता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कंपाउंड होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा ऐसा एसिड है जो जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसिड ये है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम जो है वो, इसके 3 कॉमन नेम है और तीनों ही कॉम्पिटिटिव में आते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में सल्फ्यूरिक एसिड का कॉमन नेम नहीं आता, इसका सिर्फ फॉर्मूला और ये केमिकल नेम आता है, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम आता है, और इसका कुछ नहीं आता बोर्ड में। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इसका कॉमन नेम भी आता है। तो इसके 3 कॉमन नेम है, और एक तो पहला है ऑयल ऑफ वाइट्रियोल, दूसरा किंग ऑफ केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स हैं उनका किंग, और एक आता है किंग ऑफ ऑल एसिड, जितने भी सारे एसिड्स हैं उनका किंग, ठीक है। तो इस तरह से इसके कितने नेम है, 3 नाम है, और तीनों ही इसके कॉमन नेम इम्पोर्टेंट है, और ये पूछते हैं किसमें, कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। बोर्ड में एग्जाम्स में सिर्फ इसका केमिकल फॉर्मूला और इसका केमिकल नेम पूछा जाता है, ठीक है। और वैसे तो देखने से तो इसका पता लग रहा है कि इधर हाइड्रोजन है और ये सल्फेट ग्रुप है, तो इसका ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, बट ये ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन सल्फेट इसका नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आगे एनाइंस और केटाइंस के बारे में भी बताऊंगी, तो फिर पता लग जाएगा। बस इसमें इतना याद रखना है, SO4 जो होता है वो क्या होता है, सल्फेट ग्रुप होता है। SO4 इज अ सल्फेट ग्रुप, ठीक है, सल्फेट ग्रुप। और हाइड्रोजन तो पता ही है, तो हाइड्रोजन सल्फेट वैसे तो इसका होना चाहिए, बट इसका हाइड्रोजन सल्फेट नहीं होता, इसका केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी जो मैं 3 लिखूंगी ना एसिड्स, वो तीनों ही जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा तो यही होता है। इसके बाद अगर मतलब 3 और है, नाइट्रिक एसिड और एक और है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 3 ऐसे एसिड्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं हर एक्सपेरिमेंट में,
ठीक है। तो सेकंड हमारे पास आता है HCl, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आगे इसका कॉमन नेम हो जाता है म्यूरिएटिक एसिड, ठीक है। तो इसका HCl का केमिकल नेम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और इसका कॉमन नेम म्यूरिएटिक एसिड, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम म्यूरिएटिक एसिड। तो ये इसका ये भी ऐसा एसिड है जो मोस्टली यूज़ होता है किसमें, लेबोरेटरी के जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाद थर्ड HNO3, ठीक है। HNO3 में जो NO3 होता है ये होता है नाइट्रेट ग्रुप, दिस इज अ नाइट्रेट ग्रुप, ठीक है। तो नाइट्रेट ग्रुप होता है और ये हाइड्रोजन होता है, तो इसका होना चाहिए हाइड्रोजन नाइट्रेट, बट इसका ये नाम नहीं होता, ठीक है। इसका नाम होता है, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसके ये नाम होता है क्या, नाइट्रिक एसिड। तो ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला किसका, नाइट्रिक एसिड का, और ये इसका केमिकल नेम है नाइट्रिक एसिड HNO3 का। तो ये एक तरह से याद होना चाहिए माइंड में। और इसका आगे नाइट्रिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एक्वा फोर्टिस, ठीक है। तो एक्वा फोर्टिस इसका आ जाता है कॉमन नेम। तो ये तीनों ऐसे इम्पॉर्टेंट एसिड्स हैं जो मोस्टली क्या हैं, लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं हर जगह। और सबसे पहले वाला तो सब में यूज़ होता है, दूसरे वाला भी, और तीसरे वाला थोड़ा कम यूज़ होता है बट होता है, ठीक है। पहले दो इम्पॉर्टेंट है, पहले दो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे प्रैक्टिकल लैब्स में। और इनके कॉमन केमिकल नेम, जैसे हमें क्वेश्चंस में आता है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, H2SO4, ठीक है। अब उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला HCl, नाइट्रिक एसिड का HNO3, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनका कॉम्बिनेशन को बनता है नाइट्रिक एसिड। और इनके जो कॉमन नेम है इधर मैंने लिखे हैं कि एक्वा फोर्टिस होता है HNO नाइट्रिक एसिड का, म्यूरिएटिक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और ये तीनों होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। तो ये जो इनके कॉमन नेम है ये कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं, बोर्ड के लेवल में नहीं पूछे जाते, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब इनके अलावा दूसरे कंपाउंड्स कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं CaO, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम हो गया इसका कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम। अब जो मैं ये वाले जितने भी कंपाउंड्स लिखूंगी, केमिकल कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला लिखूंगी, ये सारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि और इनके कॉमन नेम्स भी, इनके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और कॉमन नेम, ये तीनों ही बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला है कैल्शियम CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्विक लाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ वन CaCO3। अब इसमें जो CO3 होता है ये कौन सा होता है, कार्बोनेट ग्रुप, ये कार्बोनेट ग्रुप की पहचान है। ये कैल्शियम होता है, ठीक है, Ca इज कैल्शियम, और ये होता है CO3 इज कार्बोनेट ग्रुप। तो इसका नाम क्या बन गया, इसी से इसका नाम बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसकी ये ऐसे हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके
इनको देख के ही इनके क्या केमिकल नेम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, जिनके डायरेक्ट नहीं बनते थे वो मैंने पहले ही बता दिए 3, जिनके बनते हैं वो ये हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और यही इसका देख के ही, इनके फॉर्मूले को देख के ही इनके केमिकल नेम का नाम डायरेक्ट बनता है। नेक्स्ट जो इसका क्या है, इसका कॉमन नेम है वो है लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन क्या है, इसका कॉमन नेम है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास 6th वन, CaOH2। अब ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दिस इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हो तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आगे कॉमन नेम आ जाएगा स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके केमिकल फॉर्मूला भी आता है, केमिकल नेम भी आता है और इनका कॉमन नेम भी आता है। ठीक है, तो पूछा जाता है, तो जैसे कोई भी इक्वेशन उसमें लिखा होता है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लैम लिखो। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखो स्लेक्ड लैम की, तो स्लेक्ड लैम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखो कैल्शियम क्विक लैम की, तो क्विक लैम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये तीनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके डायरेक्ट केमिकल नेम के थ्रू नहीं इनकी इक्वेशन आती, इनके कॉमन नेम के थ्रू। ठीक है, कि डिकम्पोजिशन करो लाइमस्टोन की, क्विक लैम की, स्लेट लैम की, तो इनके कॉमन नेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तीनों के। ठीक है, नेक्स्ट एक और हमारे पास आता है और वो है 7th है Na2CO3। ठीक है, जिसको बोलते हैं सोडियम और ये कार्बोनेट। ठीक है, बट इसका नाम जो है केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट नहीं होता, इसका केमिकल नेम इसका केमिकल नेम यही होता है सोडियम का कार्बोनेट, कॉमन नेम है इसका, और वो क्या है, सोडा ऐश। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका भी सोडियम कार्बोनेट ही नाम रहता है, इसको देख के यहाँ से ही इसका नाम आ जाता है सेम, बट इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, सोडा ऐश। ठीक है, तो ये इतने थे। हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेकिंग सोडा, तो इसका क्या है, कॉमन नेम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ बेकिंग सोडा। ठीक है, वैसे तो इसका केमिकल नेम तो कुछ और ही है, केमिकल नेम इसका हो जाएगा यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो इसके देखने से ही इसका नाम पता लग रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जितने भी अभी मैंने बताए जिनका ये केमिकल फॉर्मूला देख के ही नाम पता लग जाता है, केमिकल नेम पता लग जाता है इजीली। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, तो न इसका कॉमन नेम हो गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला 1 मार्क क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस है, ये याद समझने वाली बात है। बेकिंग सोडा मैंने बता दिया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम, बट
जो बेकिंग पाउडर है इसका भी केमिकल फॉर्मूला ये ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है, सेम होता है, ठीक है, जैसे ये उसी वैसे ही इसका भी होता है। बट इसमें क्या है, बेकिंग पाउडर में किस दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर एक तो बना होता है बेकिंग सोडा से, प्लस उसमें ऐड होता है टार्टैरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो टार्टैरिक एसिड है, ये जितने जो हम इमली खाते हैं, इमली में जो एसिड प्रेजेंट होता है ना, जिसकी वजह से वो खट्टी होती है इमली, तो उसको हम बोलते हैं टार्टैरिक एसिड। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेकिंग पाउडर बनता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो पता होना ज़रूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। दोनों के जो ये है केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला सेम है, बस इनका डिफरेंस क्या है कि बेकिंग सोडा ये इसका नाम और ये होता है, इन चीज़ों से बना होता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लस टार्टैरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, जिनके कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनके, जैसे कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैं लिख रही हूँ, तो इसका जो सिंबल है वो इसके नाम से ही हमें पता लग जाता है कि H है, ठीक है। अब बेरिलियम है, ठीक है, और इसके नाम से ही पता लग जाता है इसका साइन क्या है, Be, ठीक है। तो ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नाम से ही डायरेक्ट पता लग जाता है इनके सिंबल्स का। पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स और हैं जिनके नाम से उनके सिंबल्स मैच नहीं करते, ठीक है। तो वो वाले एलिमेंट्स हम आज डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, और वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। उनके जो सिंबल्स हैं वो दूसरे जो लैंग्वेज है उससे लिए गए हैं, जिसकी वजह से उनका सिंबल्स के दिए गए हैं उन एलिमेंट्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कौन से आते हैं। पहला हमारे पास आता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का हमारे पास सिंबल होता है, क्या होता है, के, ठीक है। और के जो है इसका ये कौन से नेम से लिया गया है, कैलियम नाम से लिया गया है। कैलियम क्या है, एक तरह का लैटिन नेम है, ठीक है, लैटिन नेम है जो साइंटिस्ट ने दिया था, और उसके इसी कैलियम के से इसका क्या है, ये सिंबल दिया गया पोटेशियम का, ठीक है। और पोटेशियम का आगे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है पोटेशियम का, 19, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम का सिंबल के, कैलियम इसका लैटिन नेम जिससे ये इसका सिंबल लिया गया, और इसका एटॉमिक नंबर एंड में क्या है, 19, ठीक है। तो ये सारी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडियम, ठीक है, सोडियम का होता है Na, ठीक है। इसका भी नाम के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो Na जो है वो लिया गया है लैटिन नेम से जो है नेट्रियम, ठीक है। नेट्रियम से इसका सिंबल Na लिया गया है, और इसका ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर होता है 11। तो ये इनके मैं एटॉमिक नंबर साथ में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मोस्टली केमिकल इक्वेशंस बनाने में यूज़ होते हैं, तो इनको याद रखना है और ज़रूरी है। और इनके एटॉमिक नंबर भी, और इनके जो ये वाले नाम है जो मैं इधर लिख रही हूँ लैटिन नेम्स, ये कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव लेवल की भी, ठीक है। तो इनके बोर्ड एग्जाम्स में इनका लैटिन नेम्स नहीं पूछे जाते, सिर्फ कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में बस इसका पोटेशियम एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए और इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें हैं जो बोर्ड में मैटर करती है। बाकी जो ये इनके लैटिन नेम्स हैं ये कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, आयरन, ठीक है, जिसका होता है Fe, ठीक है। और इसका लैटिन नेम होता है फेरम, और इसका
एटॉमिक नंबर 26। तो आयरन भी ऐसे है जिसका नाम से इसके सिंबल नहीं होता, इसका सिंबल होता है इसके लैटिन नेम से, ठीक है। तो लैटिन नेम फेरम से इसका क्या लिया गया, ठीक है, सिंबल लिया गया और इसको दिया गया, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 कॉपर, ठीक है। कॉपर होता है Cu और इसका ये लैटिन नेम होता है क्यूप्रम और इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो ये क्या है, कॉपर, कॉपर का सिंबल होता है Cu, ठीक है, जो कि क्यूप्रम एक लैटिन नेम है उससे लिया गया है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो ये चारों जो हैं सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं किस में, केमिकल इक्वेशंस में। अब इनके अलावा जो दूसरे मैं लिखूँगी वो है हायर लेवल के हैं, मतलब 30 जो एटॉमिक नंबर है उससे ज़्यादा इनके एटॉमिक नंबर हैं, और एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 30 से, पर वो इम्पोर्टेंट है जो केमिकल रिएक्शन में मोस्टली आते ही हैं वो वाले एलिमेंट्स, तो इसलिए उनका पता होना ज़रूरी है। ये 30 से नीचे वाले थे, तो और सबसे ज़्यादा इनकी यूज़ होते हैं एलिमेंट्स की केमिकल इक्वेशंस में, तो ये मैंने बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो करेंगे वो 30 से अबव वाले होंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 30 से अबव है और वो केमिकल इक्वेशंस में मोस्टली यूज़ होते हैं, तो वो कौन से हैं। सबसे पहले है सिल्वर, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Ag, ठीक है, और Ag जो है लैटिन नेम है उससे लिया गया है जिस जो होता है अर्जेंटाइट, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 51। इसका एटॉमिक नंबर सिल्वर का 47 होता है, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर है जिसका Ag होता है, ठीक है, साइन, और अर्जेंटाइट इसका क्या है, ये है लैटिन नेम, ठीक है, लैटिन नेम है जिससे इसका साइन लिया गया Ag, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 47, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंड हमारे पास टिन, ठीक है, टिन का होता है Sn, ठीक है, Sn भी एक लैटिन नेम है, स्टैनम उससे लिया गया है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 50, ठीक है। तो टिन और इसका सिंबल होता है Sn, ठीक है, ये है एलिमेंट और इसका सिंबल है Sn, और आगे ये इसका लैटिन नेम है स्टैनम जिससे इसका सिंबल लिया गया, ठीक है, Sn, और इसका एटॉमिक नंबर है 50, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सिंबल, ये एलिमेंट, और ये एंड में एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एलिमेंट वो है थर्ड गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का Au होता है, और Au जो है इसका फुल लैटिन नेम होता है यूरेट, ठीक है, और गोल्ड का आगे होता है 79 एटॉमिक नंबर। तो गोल्ड का सिंबल होता है Au, Au हमारा लैटिन नेम से लिया हुआ है, यूरेट उससे लिया हुआ है ये Au सिंबल, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 79, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीमनी, एंटीमनी का होता है Sb हमें मिला है स्टीबियम से,
एंटीमनी का एटॉमिक नंबर होता है 51। ठीक है, तो ये एंटी-1 हमारे पास नेक्स्ट है, जिसका सिंबल होता है Sp। ठीक है, Sp हमारा एक लैटिन नेम है स्टीबियम, उससे लिया गया है इसका सिंबल, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 51। ठीक है, तो हमारे पास लेड है, लेड का आगे आता है सिंबल Pb। Pb हमें मिला है Pb के दो लैटिन नेम्स हैं, कई बार प्लम्बेट है और कई बार प्लम्बम है। ठीक है, तो प्लम्बेट और प्लम्बम ये इनके लैटिन नेम्स हैं, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। और Pb इन दोनों के इस वाले लैटिन नेम से इसका सिंबल लिया गया है, किसका, लेड का। ठीक है, और आगे इसका एटॉमिक नंबर 82। नेक्स्ट हमारे पास है मरकरी। मरकरी का होता है Hg, और इसका जो ये वाला नाम है, ठीक है, ये लैटिन नहीं होता, ये होता है ग्रीक नेम। सिर्फ मरकरी की ऐसा एलिमेंट है जिसका ग्रीक नेम है। ठीक है, जिससे और वो क्या है, हाइड्रार गायरम। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। तो ये इसका मरकरी का, सिर्फ मरकरी के ऐसा एलिमेंट है जिसका ग्रीक नेम से लिया गया है उसका जो है सिंबल। तो ये हाइड्रार गायरम इसका ग्रीक नेम है मरकरी का, जिससे इसका सिंबल Hg लिया गया। ठीक है, तो लास्ट इसका एलिमेंट आता है टंगस्टन, जिसका फॉर्म सिंबल होता है W। और W जो है एक ग्रीक जर्मन नेम से लिया गया है, जिसका नाम जो है वोल्फ्रैम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। ये लास्ट ऐसा एलिमेंट है जो +1 +2 में मोस्टली यूज़ होता है, 10th में ये कम यूज़ होता है, +1 +2 वाले लेवल पे ज़्यादा ये एलिमेंट यूज़ होता है केमिकल इक्वेशंस में। ठीक है, तो यहाँ तक थी जितने भी एलिमेंट्स थे, डिफरेंट एलिमेंट्स है, ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताया मैंने जिनका नाम से उनके सिंबल मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो डिफरेंट लैटिन नेम, जर्मन नेम और ग्रीक नेम से लिए गए थे। मरकरी का ग्रीक नेम से लिया गया था, उसका जो Hg था सिंबल, और बाकियों के लैटिन नेम से लिए गए थे, और एक टंगस्टन है जिसका जर्मन नेम से लिया गया, उसका सिंबल W। ठीक है, अब इसमें इतना हो गया। अब इनके अलावा, इन एलिमेंट्स जो मैंने बताया अभी, इनके अलावा जो एलिमेंट्स केमिकल इक्वेशन में यूज़ होते हैं सिर्फ दो ही हैं, एक है Pt और एक है Br। ठीक है, Pt प्लैटिनम, ठीक है, और दूसरा ब्रोमीन। ठीक है, आयोडीन। ठीक है, मतलब हेलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये यूज़ होते हैं सारे। ठीक है, तो Br आयोडीन, Pt प्लैटिनम का 78 होता है। ठीक है, ब्रोमीन का 35 होता है। आई सिंबल का नाम होता है आयोडीन। तो ये ऐसे ही हैं, इनके नेमिंग से ही इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, आयोडीन को मुझे याद नहीं है, मे बी 47 समथिंग है, मैं अब गलत क्यों बताऊँ, मुझे थोड़ा माइंड में स्किप हो गया। तो इनके आयोडीन का भी पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इतने हैं ये एलिमेंट जितने भी मैंने बताए सबके, ये सारे केमिकल इक्वेशन में यूज़ होते हैं। जिनके अलग थे नाम वो मैंने बता दिए, और मैं बार बार बता रही हूँ कि ये जो जर्मन नेम है, लैटिन नेम है, ग्रीक नेम है, जो एलिमेंट्स के थे जिनके सिंबल मैच नहीं करते थे उनके नाम से, उनके जो लैटिन नेम्स थे, ये सारे कॉम्पिटिटिव पार्ट हैं। ठीक है, इनका बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस में सबसे पहले हमारे पास आएगा फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, जैसे ये मैंने इधर अभी लिखा है CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इस कंपाउंड का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन मीन्स बनना। ठीक है, तो एक तरह से इस वाले कंपाउंड का बनना। तो वो कैसे बनाएंगे, अब देखो मीथेन में क्या है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो फॉर्मेशन में क्या होता है, हम इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स की मिला के ये वाला कंपाउंड बना, तो हम लिखेंगे C+H2 और हमें मिल गया CH4। अब यहाँ पे कार्बन जो है मोनो एटॉमिक है। ठीक है, मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल
ही यूज़ होता है केमिकल रिएक्शंस में। और जो हाइड्रोजन है हमेशा डबल डायटोमिक है, तो इसलिए ये डबल ही यूज़ होता है केमिकल इक्वेशंस में। नेक्स्ट, अब हमने कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, और फिर हमारा बन गया यहाँ पे मीथेन। ठीक है, तो मीथेन बनने के बाद अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो मैंने इसको बैलेंस कर दिया इस तरह से यहाँ पे 2 लगा के। तो 2 लगा के ये हो गया हाइड्रोजन हमारे पास 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, कार्बन एक, और ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से जिसकी भी फॉर्मेशन आए, वाटर की भी आए, जैसे मान लो फॉर्मेशन ऑफ अगर वाटर हो सपोज, अब यहाँ पे इस वाटर हो तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ होता है। ऑक्सीजन भी डबल यूज़ होता है O2 की तरह, और हाइड्रोजन भी डबल यूज़ होता है। तो इस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं फॉर्मेशन की किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ, अब यही ले लेते हूँ मीथेन का ही, मीथेन। ठीक है, मीथेन क्या होता है CH4। अब मैंने इसकी डिकम्पोजिशन लेनी है। डिकम्पोजिशन का मतलब मैंने पहले भी ही बता रखा है, क्या होता है तोड़ना। ठीक है, अब हम अगर मीथेन को तोड़ेंगे तो हमें क्या रिएक्शन मिलेगी। तो मैंने ये मीथेन लिया, इसको तोड़ा, इसकी ऑपोजिट रिएक्शन क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस तरह से। तो ये मेरे पास क्या बन गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, अब इसमें बस क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, फॉर्मेशन का बनना मतलब होता है बनना। तो एक तरह से कंपाउंड को किसी बनाना और उसको तोड़ना, वो इस तरह से रिएक्शन बनती है उसकी। ठीक है, हमने देखना है कि जो कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इधर मीथेन में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे, एक कार्बन था और एक हाइड्रोजन था। तो इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के मेरे पास मीथेन बना, और फिर जब मीथेन बना उसको तोड़ के मुझे ये दोनों अलग से मिल गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट करता है एज अ गैस। हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट करता है एज अ गैस। ठीक है, तो ये माइंड में बस रखना है कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है गैस की तरह। नेक्स्ट इसमें एक और रिएक्शन आती है, और वो होती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मीथेन। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन में बता दिया, फॉर्मेशन बता दिया, डिकम्पोजिशन बता दिया। नेक्स्ट हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मीथेन। हाइड्रोलाइसिस जहाँ पे भी वर्ड होगा ये रिलेटेड है वाटर से, हाइड्रोलाइसिस वर्ड। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस वर्ड जहाँ पे भी होगा वर्ड, वो किससे रिलेटेड होगा, वाटर से। बस ये अपने माइंड में रखना है। और मैं यहाँ पे कंपाउंड एक ही ले रही हूँ, मीथेन का। ठीक है, ताकि मीथेन के साथ ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक ही कंपाउंड के साथ रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मीथेन की मैंने क्या करनी है, हाइड्रोलाइसिस। मतलब जब भी लिखा हो ऐसा कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ मीथेन, या फिर कोई भी कंपाउंड हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मीथेन लिखा है, इसकी हाइड्रोलाइसिस करनी है, तो मैंने मीथेन को रिएक्ट कराना है वाटर के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस वर्ड जहाँ पे भी आएगा, किसी भी कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस होगी, लिखा होगा, तो इसका मतलब है उस कंपाउंड को रिएक्ट किसके साथ करवाना है, वाटर के साथ। ठीक है, उस कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, CO2 और H2 गैस। ठीक है, CO2 और H2 गैस। बाकी जो है इसकी बैलेंसिंग है वो मैं नहीं कर रही हूँ, उसमें थोड़ा जिसको कहेंगे यहाँ पे वो है, तो उसमें थोड़ा टाइम वो हो जाएगा। मैं बस बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट इतना बता रही हूँ कि बैलेंसिंग मैंने पहले वाले में करना बता दिया, तो इस वाले में भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। मैं जस्ट यहाँ पे इतना बता रही हूँ कि इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, अगर जब भी हाइड्रोलाइसिस ऑफ मीथेन लिखा होगा तो समझ लेना कि कोई भी कंपाउंड हो उसको किसके साथ रिएक्ट करना है, वाटर के साथ।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन में जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन वर्ड होगा वो वर्ड रिलेटेड होगा किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन वर्ड होगा किसी भी कंपाउंड का, वहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब है कि वो कंपाउंड रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख रही हूँ, और कई बार लिखा होता है ऑक्सीडेशन की जगह बर्न इन एयर। अब मैं अगर कह दूँ कि इसकी जगह और लिख दूँ कि मीथेन इज बर्न इन एयर, तो बर्न इन एयर का मतलब भी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो रही है किसके, किसी भी कंपाउंड की। अब जैसे यहाँ पे मैंने मीथेन लिया है, तो मीथेन को यहाँ पे इस तरह से CH4 प्लस O2 करूँगी, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, CO2 प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास CO2 प्लस, यहाँ पे H2 नहीं आएगा, यहाँ पे H2O आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये हो जाती है। तो इसमें मेन, और माइंड में अभी तुम ये तो सोच रहे हो कि तुम्हें ये तो पता लग रहा है कि हाँ हमने रिएक्ट किसके साथ कराना है, पर प्रोडक्ट का नहीं अंदाज़ा हो रहा है। प्रोडक्ट का अंदाज़ा बस इस तरीके से लगाना है कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बनेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना, बस इतना माइंड लगाना है कि आप देखो यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन अपने माइंड में बस वैसे बना लेना कि कार्बन और ऑक्सीजन से, तो अगर कार्बन के रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, इस कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है तो उन दोनों का मिक्सचर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बच गया उसको हमने बना दी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इसी तरह से नीचे जो है ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन, और बर्न इन एयर लिखा हो तब भी इसका मतलब क्या होता है कि इसको रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के हमें जो अब यहाँ पे देखना है कि कार्बन का इसके साथ ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट होना ही है, तो हमें मिल गया CO2। अब हमने देखना कि नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसको भी रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना, वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या है थोड़ा सा सोचना है रिएक्शंस के लिए को बनाने में, और प्रोडक्ट हमारे जो मिलते बनाने हैं उन वो भी कैसे बनेंगे उनमें भी थोड़ा सा सोचना है। तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन अकेला था, इसलिए मैंने कार्बन को भी और हाइड्रोजन को भी इसके साथ रिएक्ट कराया, तब जाके हमारे पास ये प्रोडक्ट मिले। और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ कार्बन को इसके साथ रिएक्ट कराया, बाकी जो बच गया वो मैंने डिफरेंट अलग से उसका वो ले लिया। ठीक है, अब हम बाकी जो इनकी बैलेंसिंग है वो मैंने की नहीं है, मैंने जस्ट रिएक्शन कैसे बनती है, ठीक है, वो बताया, और प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो बताया, दैट्स इट। तो इस इक्वेशन में इस वाले पार्ट में केमिकल इक्वेशन में इतना ही था। ये 4 ऐसे मेन पॉइंट हैं जो आते हैं। ठीक है, कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे जैसे मीथेन की रिया वाटर आ सकती है, कोई भी और कंपाउंड आ सकता है, तो बस ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, हाइड्रोलाइसिस में वाटर के साथ रिएक्ट करना है बस। अब इस जो था वीडियो में इतना ही था। बाकी जो इसमें याद रखने वाला कोई वैलेंसी तो इसमें याद नहीं हो रही है, बस फॉर्मेशन पता होना चाहिए, और कंपाउंड्स की नेमिंग वगैरह मैंने बता दी है। आई होप अब इस वीडियो के बाद जितने भी 9th-10th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वेशन बनाना आए, और जितने भी मैंने कंपाउंड्स बताए हैं, एलिमेंट्स बताए हैं याद रखने को, वही याद रखने हैं, और उनके कॉमन नेम याद रखने हैं, और कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ 9th-10th वाले बच्चों को कह रही हूँ, बाकी +1 +2 वाले बच्चों को तो मैं कहूँगी पीरियोडिक टेबल, उनको मैंने एक वीडियो भी बना रखी है पीरियोडिक टेबल की, चाहो तो वो उस वीडियो से क्या बोलते हैं लर्न कर सकते हो, और वो बिल्कुल ही ईजी ट्रिक है पीरियोडिक टेबल लर्न करने की, तो उस वीडियो से लर्न कर लो। और +1 +2 वालों को तो सारे पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटिव लेवल बड़ा हाई होता है जिस वे से, तो उस वजह से तो उनको तो पूरा पीरियोडिक टेबल होना ही चाहिए याद।
बाकी जो 10th तक के बच्चे हैं, 9 और 10th तक के बच्चे हैं, उनको अगर फर्स्ट 30 हो जाएं वही इनफ है उनके लिए, और 30 के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा वो मैंने बता ही दिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।